हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 53 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मन्नत झट से वेदांश की बाहों से दूर हो गई। वेदांश ने हल्का सा भौवे चढ़ाई। आवाज़ में शरारत थी लेकिन आंखों में सवाल। क्या बात है जान, आज बड़ी जल्दी है मुझसे दूर जाने की। मन्नत ने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है वी, असल में रात भर आपकी वजह से नींद नहीं आई। सर बहुत भारी लग रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूं? वेदांश ने उसका चेहरा गौर से देखा, जैसे कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर हल्के स्वर में बोला, पक्का पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मन्नत जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, नहीं वी, मैं सच में रेस्ट करना चाहती हूँ। तो ठीक है जान, अब आप आराम कीजिए। मुझे भी एक जरूरी काम से बाहर जाना है। वापस आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मन्नत चौंक पड़ी। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि आपको भूख लगी है, पहले कुछ खा लीजिए। वेदांश ने सिर हिलाया। नहीं जान, बाहर ही खा लूँगा। अब आप मेरी चिंता मत कीजिए, बस अपना ख्याल रखिएगा। वह एक बार फिर उसके माथे को प्यार से चूमता है और दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर अचानक उसके कदम रुक गए। वह पीछे मुड़ा और मन्नत को गहराई से देखते हुए बोला। मन्नत हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखी। उसकी सांसें अटकी हुई थी। वेदांश ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मन्नत ठिठक गई। उस पल वेदांश की बातों का मतलब वह पूरी तरह नहीं समझ पाई, लेकिन ना जाने क्यों उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह जानती थी वह उससे झूठ बोल रही है और वेदांश शायद सब समझ रहा था। लेकिन मन्नत यह भी जानती थी कि उसके इस झूठ पर दो जिंदगियां टिकी हुई है, कियारा और जैस्मिन की। वहीं वेदांश खामोशी से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में कार स्टार्ट होने की आवाज आई और वह फार्म हाउस से निकल गया। उसे जाते हुए देखकर मन्नत ने गहरी सांस ली, जैसे सीने पर रखा बोझ थोड़ा हल्का हुआ हो। फिर उसने खुद को संभाला और तेज कदमों से स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। वक्त कम था। मन्नत बेसब्री से उस फाइल को ढूंढ रही थी जिसमें उसने पेंडेंट रखा था। टेबल पर उसकी नजर दौड़ी, लेकिन फाइल वहां नहीं थी। यह देखकर उसका सीना जोर जोर से धड़कने लगा। हाथ ठंडे पड़ रहे थे। वो घबराकर कमरे में इधर उधर देखने लगी। दराज खोली, सेल्फ पर नजर डाली, सोफे के पास झुकी। कहाँ गई? यही तो थी, वह बड़बड़ाई। फिर अचानक उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी। वहां फाइल रखी हुई थी। उसे देखते ही मन्नत ने राहत की लंबी सांस ली, जैसे जान वापस आ गई हो। वो जल्दी से आगे बढ़ी, फाइल उठाई और कांपते हाथों से उसे खोला। अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की सी चमक लौट आई। पेंडेंट वही थी, बिल्कुल सुरक्षित। उसकी आंखें नम हो गई। वो खुद से बुदबुदाई, इसका मतलब वी ने इस पेंडेंट को देखा ही नहीं। समझ गई, किस्मत भी उन्हें किंग तक नहीं जाने देना चाहती है। तभी तो फाइल अपनी जगह से हटी, लेकिन इस पेंडेंट पर उनकी नजर नहीं गई। उसने पेंडेंट को हाथ में लिया और उसे देर तक देखती रही। आलिया, तुम गलत थी। वी वो शख्स नहीं है जो इस राज को संभाल सके। वह एक सीधा साधा बिजनेसमैन है। मैं उन्हें इस माफिया की खूनी दुनिया की आग में जलने नहीं दे सकती। मन्नत ने पेंडेंट को अपनी मुट्ठी में कस लिया। मैं तुम्हें तो खो चुकी हूँ आलिया, पर मैं अपने वी को नहीं खो सकती। वह मेरे जीने की इकलौती वजह है। मैं उन्हें इस खतरे में नहीं झोंकूंगी, लेकिन तुम्हारा मकसद पूरा करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए अब इस पेंडेंट को मंजिल तक पहुंचाने का जरिया वी नहीं कोई और बनेगा, चाहे भले ही मुझे खुद उस काली और गंदी दुनिया में कदम क्यों न रखना पड़े। मैं रखूंगी। अब यह पेंडेंट मैं खुद किंग तक पहुंचाऊंगी और मुझे मालूम है कि मुझे क्या और कैसे करना है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा हौसला। अब तो मुझे भी यह जानना ही होगा आलिया कि आखिर वह मैसेज क्या है जो तुम किंग तक पहुंचाना चाह रही हो। वह स्टडी रूम से निकलकर सीधे अपने कमरे में गई। फिर अपने बैग से उसने एक और लॉकेट निकाला। एक गहरी सांस लेते हुए वह बुदबुदाई,
राव को क्या मालूम असली लॉकेट कैसा दिखता है। उसने वह लॉकेट अपनी पॉकेट में रख लिया और जाते जाते एक आखिरी बार रूम की दीवारों को देखा जहां वेदांश की खुशबू बसी थी। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर फर्श पर गिरा। आई एम सॉरी वी, एक बार फिर मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन दुआ करती हूँ कि आप कभी मेरे इस धोखे को गलत ना समझें। यह कहते हुए उसने दरवाजा बंद की और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में उसकी कार फार्म हाउस से निकल चुकी थी। वह उस खंडहर की तरफ बढ़ रही थी जहां राव उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था और मन्नत आज पहली बार खुद अपनी मर्जी से उस काली दुनिया में कदम रखने जा रही थी। कुछ ही देर में मन्नत सीढ़ियां चढ़ते हुए बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से पर पहुंची जहां राव उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी उसके कदम वहीं थम गए। कियारा और जैस्मिन बदहवास हालत में फर्श पर गिरी हुई थी। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे और राव के आदमी उन्हें घूरते हुए उनके बेहद करीब खड़े थे। इस दृश्य को देखते ही मन्नत का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी सांसें भारी हो गई। अगले ही पल उसकी आंखों में डर नहीं आग उतर आई। वह गुस्से से राव पर चीख पड़ी, यह सब क्या है? तुमने कहा था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। छोड़ो इन्हें अभी के अभी। मन्नत की आवाज सुनते ही राव के चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान फैल गई। उसने हाथ उठाकर अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया। आदमी कुछ कदम पीछे हटे, लेकिन उनकी नजरों की गंदगी अब भी साफ झलक रही थी। राव ठंडी आवाज में बोला, मुझे पता था कि तुम आओगी बेबी डॉल, लेकिन क्या करें, 1 घंटा बहुत लंबा होता है। मेरे लोगों से सब्र नहीं हुआ। जवान लड़कियां देखकर इनकी लार टपकने लगती है। शुक्र मनाओ कि तुम वक्त पर आ गई, वरना खैर अब तुम आ गई हो तो अपने साथ वह चीज भी लाई होगी, पेंडेंट। मन्नत की मुट्ठी कस गई। उसकी उंगलियां दर्द से सफेद पड़ चुकी थी। आंखों में आग और आवाज में जहर था। हाँ, मैं लाई हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें कियारा और जैस्मिन को यहाँ से जाने देना होगा। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, जब तक ये दोनों यहाँ से सुरक्षित नहीं निकल जाती तभी यह पेंडेंट तुम्हारे हाथ लगेगा, और यदि तुम्हारे किसी भी आदमी ने उन्हें छूने की कोशिश की तो मैं इसे अभी इसी वक्त नीचे खाई में फेंक दूंगी। फिर ढूंढते रहना अपनी सल्तनत की चाबी। राव के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी एक साथ उभरे। उसे उम्मीद नहीं थी कि मन्नत उसे इस तरह चुनौती देगी। छत पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ तेज हवाओं और मन्नत की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मन्नत की बात खत्म होते ही खंडहर की दीवारों से टकराकर राव की एक भयानक और गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। वह पागलों की तरह हंस रहा था और उसके साथ उसके दरिंदे आदमी भी मन्नत का मजाक उड़ाने लगे। मन्नत, कियारा और जैस्मिन तीनों का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। राव की हंसी अचानक रुकी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। वह मन्नत के चेहरे के इतना करीब आ गया कि मन्नत को उसकी आंखों में घिनौनी साजिश दिखाई देने लगी। वह सफेद दांत भिंचते हुए कहा, बेबी डॉल, तुम आज भी उतनी ही भोली हो जितनी मेरे कैंप में थी। तुम्हारी इसी मासूमियत का तो मैं आशिक हूँ। तुम्हें सच में लगा कि राव के चंगुल में जो एक बार आ जाए वह कभी आजाद हो सकता है? मन्नत का गला सूख गया। वह चिल्ला पड़ी, पर तुमने वादा किया था राव। राव भी बेपरवाही से बोला, वादा? बेबी डॉल, वादे तो तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं, और जब खुदा ने मेरे दोनों हाथों में लड्डू दिए हैं तो मैं उन्हें छोड़ दूं? मुझे पेंडेंट भी मिल गया और तुम भी। अब तुम तीनों मेरी कैद में होगी हमेशा के लिए। मन्नत ने विरोध करने की कोशिश की। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राव ने दहाड़कर हुक्म दिया, इन तीनों को गाड़ी में डालो। राव के आदमी भेड़ियों की तरह उन पर झपट पड़े। मन्नत, कियारा और जैस्मिन चिखती रही, छटपटाती रही, लेकिन उन दरिंदों की ताकत के सामने उनकी एक न चली। उन्हें बेरहमी से घसीटते हुए काली गाड़ियों के अंदर फेंक दिया गया। गाड़ियों के इंजन स्टार्ट हुए और गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी और एक अनजान सुनसान रास्ते की ओर बढ़ गई। राव की गाड़ी समुंदर के किनारे आकर रुकी। यह कोई साधारण जगह नहीं था।
दूर तक फैला काला समंदर, ऊंची उठती लहरें और चट्टानों के बीच छुपा हुआ वह खुफिया रास्ता जहां सिर्फ वही पहुंच सकता था जिसे रास्ता मालूम है। गाड़ी से उतरते ही राव ने इशारे से अपने आदमियों को आगे बढ़ने को कहा। कुछ ही पलों में एक स्पीड बोट लहरों को चिरती हुई सामने आ गई। मोटर की तेज आवाज के साथ बोट समुद्र के रास्ते आगे बढ़ने लगी। चारों तरफ सिर्फ पानी, अंधेरा और रहस्य। मन्नत पहली बार इस जगह आई थी। यह वह जगह नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। यह कोई मामूली कैंप नहीं था, यह तो राव का साम्राज्य था। समंदर के बीच खड़ा लोहे और पत्थर से बना हुआ वह अड्डा। बोट रुकते ही मन्नत को खींचकर बाहर उतारा गया। जैस्मिन, कियार और मन्नत को अलग अलग पकड़कर अलग अलग कमरे में धकेल दिया गया। भारी लोहे का दरवाजा बंद होते ही अंदर सन्नाटा और डर एक साथ कैद हो गया। उधर राव अपने आदमियों के सामने खड़ा था। उसके हाथ में वह लॉकेट था। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई राजा अपने ताज को देखता है। उसके चेहरे पर वही खतरनाक चमक थी। एक आदमी ने हिम्मत करके पूछा, अब आगे का प्लान क्या है बॉस? क्या मलिक को खबर कर दे? यह सुनते ही राव की आंखों में आग भड़क उठी। उसने बिना कुछ कहे अपनी सैड से बंदूक निकाली और बोलने वाले आदमी के सीने पर ठुक दी। पूरा हॉल सन्न रह गया। बाकी आदमियों की आंखों में डर उतर आई। कोई सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राव दांत पीसते हुए बोला, तुम सबको क्या लगा मैं यह सब अपने बॉस मलिक के लिए कर रहा हूँ? उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। नहीं, यह सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ। उसने पेनेंट को हवा में उठाया। अब यह मेरे हाथ में है। फिर उसकी नजर अंधेरे कोने की तरफ गई जहां मन्नत को ले जाया गया था, और मेरी बेबी डॉल भी। उसके होठों पर विकृत मुस्कान फैल गई। अब पूरा खेल मैं खेलूंगा। एक और आदमी ने हिम्मत करते हुए डरते डरते कहा, लेकिन बॉस, मलिक हमारा इंतजार कर रहा होगा। वादा किया था लॉकेट उसी तक पहुंचेगा। राव ने एक तीखी नजर उसकी तरफ डाली। वह आदमी तुरंत सिर झुका लिया। राव ने ठंडे लहजे में कहा, लगता है तुम्हें भी अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। उसने बंदूक हटाई और धीमी खतरनाक आवाज में बोला, मुझे ब्लैक बुक चाहिए। सब चौंक गए। और अगर मलिक को यह पेनेंट चाहिए, राव की आंखों में शैतानी चमक उतर आई, तो उसे अधिराज राठौर मुझे सौंपना होगा। उसके आदमियों की सांस अटक गई। राव आगे झुका, मानो हर शब्द किसी की गर्दन पर कसता जा रहा हो। फिर मैं वेदांश राठौर को उसके बाप के बदले ब्लैक बुक के लिए ब्लैकमेल करूंगा। हॉल में सन्नाटा फैल गया। अब सब समझ चुके थे, यह सिर्फ एक गद्दारी नहीं थी, यह तख्ता पलट था। राव ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली थी। अब वो सिर्फ मलिक के खिलाफ नहीं, वो सीधे किंग के सामने शतरंज बिछा चुका था। उसने सुकून की एक लंबी सांस ली। अब पूरी बाजी उसके हाथों में थी। उसकी उंगलियां उस नकली लॉकेट पर कस गई। ठंडा धातु, लेकिन उसके लिए यह आग की तरह जल रहा था। राव को बस इतना ही मालूम था, आलिया ने उनके खिलाफ बहुत कुछ खतरनाक किया था। कोई खुफिया वीडियो, कुछ ऐसे सबूत जो बाहर आ गए तो मलिक के असली इरादे सामने आ जाएंगे, और फिर किंग से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। वह उसे ढूंढकर भयानक मौत जरूर देगा। उसे सिर्फ इतना पता चला था कि आलिया ने वह सबूत किसी लॉकेट में छुपाया है, बस किसी लॉकेट में। लेकिन वह लॉकेट कैसा है, किस शेप का है, कैसा दिखता है, उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसी अधूरी जानकारी ने सबसे पहले मलिक को घबरा दिया था। जैसे ही मलिक को भनक लगी कि आलिया कोई खुफिया मैसेज या वीडियो किंग तक पहुंचाना चाह रही है, उसने बिना वक्त गवाए राव को उस लॉकेट की तलाश में लगा दिया। अब उनके लिए ब्लैक बुक से ज्यादा जरूरी उस लॉकेट तक पहुंचना था। लेकिन आलिया और मन्नत की झूठी मौत के बाद दोनों निश्चिंत हो गए। राव और मलिक दोनों को यही लगा कि सबूत हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन जिस दिन राव की नजर मन्नत पर पड़ी, उसी पल उसके अंदर की शंका जिंदा हो उठी। आलिया इतनी मूर्ख नहीं थी कि सबूत अपने साथ लेकर मरे। उसने जरूर वो लॉकेट किसी और को सौंपा होगा, और वही पल था जब राव को यकीन हो गया पेंडेंट अब मन्नत के पास है। तभी उसने मलिक को खबर दी थी। मलिक घबरा गया था, इसलिए मलिक को किसी भी कीमत पर वो लॉकेट चाहिए था।
लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जिस आदमी पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया है, वही आदमी अब यह खेल अपने लिए खेलने वाला है। अब पेंडेंट राव के हाथ में था और यह एहसास उसे एक अजीब सा सुकून दे रहा था। राव को पूरा यकीन हो गया कि उसने मन्नत को वेदांश राठौड़ से बहुत दूर खींच लाया है, इतनी दूर जहां वेदांश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे तो यही लग रहा था कि वेदांश को मलिक का साम्राज्य का पता चाहिए। उसके साम्राज्य के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं था, ना समुद्री रास्तों की जानकारी, ना इस अड्डे का कोई सुराग। यही सोचकर राव पूरी तरह बेफिक्र हो गया। उसने पीछे मुड़कर अपने आदमियों से कहा, आज जश्न मनाया जाएगा। बोतलें खुलने लगी, हंसी गूंजने लगी। समुद्र की लहरों के साथ जीत का शोर दीवारों से टकराने लगा। राव ने पेंडेंट को अपनी हथेलियों में कस लिया और बेहद खतरनाक मुस्कान के साथ बुदबुदाया, मैं आ रहा हूँ बेबी डॉल। जो काम हमारे बीच अधूरा रह गया था, आज वो पूरा होगा। उसकी आंखों में हवस, जीत और पागलपन एक साथ चमक रहे थे। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ना अब आलिया रही और ना अब वेदांश राठौर आएगा, कोई भी नहीं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वह अंधेरे में समझ रहा था, वही अंधेरे का राजा था, किंग। और किंग अपनी क्वीन तक पहुंचने का रास्ता हमेशा जानता है। वही मन्नत एक खुफिया कमरे में कैद थी। उसके साथ न इस वक्त जैस्मिन थी न कियारा। उन दोनों को किसी और कमरे में बंद कर दिया गया था। वह फर्श पर बैठी थी, घुटनों में सिर छुपाए, और आंसू बिना रुके बह रहे थे। एक बार फिर वह राव की कैद में थी, लेकिन इस बार सिर्फ डर नहीं था, उसके भीतर सवालों का तूफान था, जवाबों की भूख और कहीं न कहीं एक जिद भी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। मन्नत ने सिर उठाया और उसके सामने राव खड़ा था। उससे देखते ही मन्नत का शरीर सिहर उठा। उसके आंखों के सामने वही पुराने पल घूम गए। वही पहली मुलाकात, वही इंजेक्शन, वही बेबसी। राव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पास फिर से वही ऑप्शन है बेबी डॉल, जो मैंने तुम्हें पहली बार दिया था। या तो तुम अपनी मर्जी से अपने कपड़े उतारो, या फिर मुझे इंजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मन्नत की आंखों में खौफ उतर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। डर को गले में ही दबा दिया। धीमी लेकिन ठोस आवाज में बोली, मुझे किंग चाहिए। राव के कदम वहीं थम गए। उसकी आंखें सख्त हो गई, जैसे उसे यकीन ही ना हुआ हो कि उसने सही सुना है। क्या कहा तुमने? मन्नत ने एक गहरी सांस ली। उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह अपने मन में सोचने लगी, मुझे इसे अपनी बातों में फंसाना होगा। बस एक बार किंग तक पहुंच जाऊं, उसके बाद इसकी मौत का तमाशा तो मैं खुद देखूंगी। वह गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हें मेरा जिस्म चाहिए, है ना? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। तो बदले में मुझे किंग चाहिए, उसका पता उस तक पहुंचे। राव तो पहले हैरान हुआ, फिर अचानक हंस पड़ा, लंबी खौफनाक हंसी। तुम सच में किंग को चाहती हो? वो हंसते हुए बोला, लेकिन क्यों? अब तुम्हारे पास किंग तक पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। लॉकेट मेरे पास है। मन्नत ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। राव की मुस्कान पल भर को फीकी पड़ी। बस यह बताओ, मन्नत ने कहा, क्या तुम मुझे किंग तक पहुंचा सकते हो? उसकी आवाज अब और भी धीमी हो गई थी। वह जानती थी कि वह अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक सौदा कर रही है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि मना करने का कोई मतलब नहीं होगा। तुम जैस्मिन और कियारा को आजाद करो, मन्नत ने शर्त रखी, और मुझे किंग तक पहुंचाने का इंतजाम करो। मैं किंग से मिलना चाहती हूँ। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अजीब सी मजबूती। फिर तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो, वह बोली। मेरा वादा है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। राव मन ही मन मुस्कुराया। वेदांश राठौर, तुमने तो दुनिया के साथ साथ अपने ही प्यार को कितना बड़ा बेवकूफ बना दिया है। बेचारी मन्नत, इसे जरा भी अंदाजा नहीं कि पूरी दुनिया में जिस किंग को ढूंढ रही है, वह उसी के फार्म हाउस में थी, उसी आदमी के साथ जिसने इसे प्यार का झूठा सपना दिखाया। राव की आंखों में सातिर चमक उभर आई। अच्छा है वेदांश राठौर, यही तो मैं चाहता था। तुम तक पहुंचना चाहती है मेरी बेबी डॉल,
और इसी कमजोरी का मैं सबसे बड़ा फायदा उठाऊंगा। मन्नत, अब तुम सिर्फ मेरी कैद नहीं हो, तुम मेरा हथियार बनोगी। तुम्हारी नफरत, तुम्हारा दर्द, सब मिलकर बनेंगे तुम्हारे प्यार की बर्बादी का जरिया। वह बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हुए बोला, ठीक है बेबी डॉल, लेकिन मैं सच में जानना चाहता हूँ, आखिर अब तुम इतनी बेताब क्यों हो किंग से मिलने के लिए? फायदा क्या है? मन्नत के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। उस मुस्कान में दर्द भी था, गुस्सा भी। नफरत है मुझे किंग से, वह ठहरी हुई आवाज में बोली। उसी की वजह से आज मैं फिर से तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। उसी की वजह से मैंने अपनी आलिया को खो दिया। उसी की वजह से मुझे अपने प्यार से दूर होना पड़ा। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। आखिर कौन है वह किंग जिसने हम सबकी जिंदगियों को इस कदर उलझा दिया? मन्नत की आंखों में किंग के लिए बेतहाशा नफरत थी, और उस नफरत को देखकर राव के चेहरे की चमक और भी गहरी हो गई। उसे अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। मैं भी तो देखूं उसकी काली दुनिया कितनी अंधेरी है, जहां मासूम लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है, जहां जिंदगियां महज एक खेल बनकर रह जाती है। मन्नत ने साफ शब्दों में कहा, अब मुझे सिर्फ किंग चाहिए और कुछ नहीं। अगर सौदा मंजूर है तो बोलो। राव के होठों पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसकी आवाज में ठंडापन उतर आया। मुझे सौदा मंजूर है बेबी डॉल, वह बोला, लेकिन याद रखना तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। मन्नत के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। राव मन्नत को ऊपर से नीचे तक हवस भरी निगाहों से घूरने लगा। वह एक कदम आगे बढ़ा, तो एक ट्रेलर हो जाए बेबी। मुझे भी यकीन चाहिए कि तुम अपना वादा निभाओगी। वह धीरे धीरे मन्नत की तरफ बढ़ने लगा। मन्नत के कदम पीछे हटने लगे। देखो राव, वह घबराकर बोली, जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं करोगे मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी। राव की आवाज सर्द थी। तुम्हें छूने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। बहुत इंतजार किया है मैंने। जब मेरा मन करेगा तब मैं तुम्हें छूंगा। वादे और वसूलियां बाद में होगी। पहले उस प्यास का हिसाब होगा जो इतने महीनों से मुझे जला रही है। वो जैसे ही मन्नत को छूने के लिए आगे बढ़ा, अचानक पूरे अड्डे में गोलियों की तरतराहट गूंज उठी। कांच टूटने की आवाज, गार्ड्स की चीखें और अफरा तफरी फैल गई। राव का चेहरा सख्त हो गया। अचानक लगातार गोलियों की आवाज पूरे अड्डे में गूंज उठी। एक के बाद एक धमाके, मानो मौत खुद रास्ता बनाती चली आ रही हो। राव के हाथ और कदम वहीं के वहीं थम गए थे। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मन्नत की भी आंखें हैरानी से फैल गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। उधर दूसरे कमरे में कियारा और जैस्मिन भी झट से खड़ी हो गई। कियारा के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। वो धीमे से बोली, आ गए, जिसका इंतजार था। जैस्मिन की आंखों में भी चमक दौड़ गई। तो यही था उनका प्लान, राव के अड्डे तक सीधा पहुंचना। कियारा ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ वक्त रहते ही आ गए, वरना मेरी हालत सच में खराब हो रही थी। इधर राव घबराकर कमरे से बाहर भागा, लेकिन जाते जाते उसने मन्नत को अंदर ही कैद कर दिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। मन्नत दौड़कर दरवाजे तक पहुंची, खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह अंदर ही कैद रह गई। जैसे ही राव बाहर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सारे आदमी फर्श पर पड़े तड़प रहे थे। चारों तरफ खून की नदियां बह चुकी थी। हवा में बारूद और मौत की गंध तैर रही थी, और ठीक सामने एक कुर्सी पर उसके अड्डे का सिंहासन हथियाए बैठा था किंग। चेहरे पर उसका ड्रैगन किंग मास्क था, लेकिन आंखों में जलते अंगार साफ दिख रहे थे। वह ऐसे बैठा था मानो यह अड्डा शुरू से उसी का हो। राव की जैसे सांसें ही अटक गई। उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। यह कैसे हो सकता है? उसके होठ कांप रहे थे। जिस खुफिया अड्डे तक उसका मलिक भी कभी नहीं पहुंच पाया, वहां वेदांश राठौर कैसे? वेदांश के पीछे मयंक और कबीर खड़े थे। दोनों के चेहरे पर भी मास्क था, लेकिन उनके होठों पर जमी हुई वह खामोशी, शैतानी मुस्कान बता रही थी कि यहाँ जो हुआ वह सिर्फ शुरुआत है। राव के आदमी उनके लिए कोई इंसान नहीं थे। वह उन्हें ऐसे कुचल रहे थे
जैसे मैदान में पड़ी फुटबॉल। अगले ही पल राव की आंखों में भीषण गुस्सा उतर आया। उसके जबड़े कस गए। दांत पिसते हुए वह गुर्राया, वेदांश राठौर उर्फ माफिया वर्ल्ड के हमारे किंग, आखिरकार हमारा आमना सामना हो ही गया। वह सामने रखी कुर्सी पर आराम से बैठ गया, जैसे चारों तरफ लाशें नहीं बल्कि किसी खेल का मैदान हो। उसके होठों पर ठंडी जहरीली मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें सीधे वेदांश की आंखों से टकरा रही थी। सोचा नहीं था कि तू यहाँ तक इतनी आसानी से पहुंच जाएगा। फिर उसके चेहरे पर एक और मुस्कान उभरी, इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक। आखिर किंग खुद चलकर मेरे जाल में फंसी गया। उसने हल्का सा आगे झुकते हुए कहा, तुझे क्या लगा मेरे कुछ आदमियों को मार देगा और मैं हार जाऊंगा? उसकी आवाज में जहर घुल चुका था। बहुत इंतजार करवाया है तूने किंग, बहुत इंतजार। वो आराम से अपनी पीठ सीधी की और गुर्राते हुए बोला, लेकिन याद रख, अभी तो खेल शुरू हुआ है। किंग का स्वागत की जाए। उसकी आंखों में पागलपन चमक उठा और अगले ही पल राव के सामने रखी टेबल पर लगा अलार्म चीख उठा, बीप बीप बीप। अचानक दीवारों के पैनल सरकने लगे, गुप्त दरवाजे खुले और भारी हथियारों से लैस आदमी दनादन बाहर निकल आए। पूरा अड्डा फिर से जिंदा हो उठा। यह दृश्य देखते ही राव के चेहरे पर घमंडी मुस्कान फैल गई। वह कुर्सी पर पीछे टिकते हुए बोला, अब रोक सको तो रोक लो किंग। उसकी आवाज में जीत का भरोसा था। बचा सको तो खुद को बचा लो। जिन आदमियों को तूने मारा है ना, वह तो बस मुट्ठी भर थे। उसने चारों तरफ इशारा किया। असली खेल अभी बाकी है। लेकिन उसी पल वेदांश, कबीर और मयंक तीनों के होठों पर एक ठंडी सी खामोश मुस्कान उभर आई, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रहे हो। कबीर ने हल्के से सिर झुकाया। मयंक की आंखों में चमक थी और वेदांश, वह तो बिल्कुल शांत था। वो माफिया वर्ल्ड का किंग है और अगर उसे अंदाजा नहीं होगा तो फिर किसे होगा? उसे राव की हर चाल पहले से मालूम थी। कहाँ कौन सा आदमी छुपा है, किस पैनल के पीछे मौत खड़ी है, सब। और इसी वजह से राव के हथियार बंद आदमियों के सामने किंग के खुफिया ट्रेन किए हुए लोग पहले से पोजीशन में थे। अड्डे के हर कोने में अब यह घात नहीं था, यह जाल था और राव उस जाल के ठीक बीच में खड़ा था। लेकिन तभी राव के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभरी। वह बोला, किंग तू हार गया, मेरा आखिरी चाल से बच। वेदांश की भवें सिकुड़ गई। वह कुछ समझ पाता तभी अचानक मन्नत चिल्ला पड़ी। क्या होगा कहानी में आगे? क्या मन्नत के सामने खुल जाएगा वेदांश का सच और क्या है राव का आखिरी चाल? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।